ख्वातीन-ओ-हज़रात, आज बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये मैसेजेस भेजे और वो जानना चाहते थे कि साइफर केस जो हुआ और जिसके ऊपर इमरान खान साहब को 10 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई और हमारे जो वजीर खारजा थे शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको भी 10 साल की कैद हुई। तो ये है क्या, और क्या मैं समझता हूं और मेरे ख्याल के मुताबिक ये जायज थी, ये सही थी, या ये होनी चाहिए थी, या इससे क्या अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात में कोई खराबी पैदा हुई, या इस साइफर की वजह से कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई? ये जानने के लिए सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि साइफर होता क्या है। साइफर या सीक्रेट मैसेजेस या इनक्रिप्टेड मैसेजेस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है। ये रोमन दौर से भी पहले का है और उस वक्त ये होता था कि वो एक पेपर पे कुछ चीज लिख के उसको कोट कर दिया करते थे, और वो एक कोटेड पेपर जब जाता था दूसरी तरफ उसको वो कोट उतार के उसके अंदर से पढ़ लिया जाता था कि मैसेज क्या है। मगर उसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता था कि अगर दरमियान में दुश्मन ने उसको पकड़ लिया और उन्होंने उस कोटिंग को खत्म करके उसके अंदर मैसेज पढ़ लिया तो वो ज़ाहिर आपकी सिक्योरिटी पूरी ब्रीच हो जाती थी। फिर जूलियस सीजर के दौर में इस चीज को और ज्यादा बेहतर किया गया और उसके बाद इसके दो मेथड जो वो आए, वो एक था कि आप सब्स्टिट्यूट कर दें, कि आप उस लेटर्स की बजाय या उस एक सेंटेंस की बजाय कोई और सब्स्टिट्यूट आप मैसेज कर दें, निशान डाल दें या कुछ और उसकी जगह लिख दें, ताकि वो जो पढ़ने वाला है उसको बिल्कुल समझ ना आए कि इसका मकसद क्या है। मगर दूसरी तरफ आपका जहां पे डी साइफर होना है, डी कोड होना है, उनके पास वो फार्मूला होगा उसको डी साइफर करने का और वो सही मैसेज पढ़ सकेंगे। और एक था कि आपने एक सेंटेंस लिखा और आप उसको रीपोजिशन कर दें। एक लेटर है, एक वर्ड है, आपने जिसको लिखा आप उसको रीपोजिशन कर दें। आप जैसे आपने काउ लिखा है तो डब्ल्यू आपने पहले डाल दिया और सी दरमियान में आ गया, या कुछ इस तरह से करके उसका एक फार्मूला बना के आपने उसको रीपोजिशन कर दिया, और जहां ये जाएगा वो उसको फिर उसको पोजिशन कर लेंगे। दे हैव द फार्मूला, और उस फार्मूले के तहत उसको रीपोजिशन करके वो सही मैसेज पढ़ सकेंगे। ज्यादातर जो अब मुरवजा है वो सब्स्टिट्यूशन वाला है। पूरी दुनिया में ये जो साइफर का सिस्टम है ये यूज होता है फॉरेन ऑफिसेज की जो क्रॉसपॉन्डेंस होती है अपने मुल्क के साथ, उनमें, या डिफेंस के जो बेसिस होते हैं, एयर बेसिस होते हैं, आर्मी के, मिलिट्री के, नेवी के जो बेसिस होते हैं, वो जब एक दूसरे के साथ या हेडक्वार्टर के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो उनका मैसेज भी साइफर्ड होता है। साइफर सेक्शन यूजुअली अंडरग्राउंड बंकर्स का, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो वर्ल्ड वॉर के हवाले से पुरानी फिल्में आपने देखी होंगी जिसमें अंडरग्राउंड बड़े मजबूत बंकर बनाए जाते थे जो बॉम्ब प्रूफ होते थे, और मेन बिल्डिंग से यूजुअली वो हट के होते थे, क्योंकि अगर मेन बिल्डिंग पे अगर अटैक भी हो जाए तो फिर भी वो चाहते हैं कि ये कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है ये डिस्टर्ब ना हो, और इनकी जो सिक्योरिटी है उसका बहुत ही खास ख्याल रखा जाता है। इसमें आमतौर पे जो लोग जा सकते हैं इस सेक्शन के अंदर, सिक्योरिटी की जो उनकी क्लियरेंस है वो बहुत हाई लेवल की होती है। उसके बाद अब आते हैं कि ये एक्चुअल फिर करता क्या है, या इमरान खान साहब के केस में हुआ क्या। इमरान खान साहब के केस में खास तौर पे ये हुआ कि हमारे जो एम्बेसडर थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, उनकी मुलाकात होती है उन डोनाल्ड लू साहब, जिनको अब पाकिस्तानियों के लिए ये नाम बहुत ही मेरा ख्याल में कॉमन हो गया, सब उनको जानते हैं। वो उनको मिलके इस बात का इशारा देते हैं, बल्कि इशारा क्या ओपन लफ्जों में कहते हैं कि इमरान खान को हटाया जाए, और खास तौर पे वो जिक्र करते हैं कि ये जो इस वक्त उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही है, अगर ये कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को इसका बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, और अगर ये कामयाब हो गई और अगर कामयाब होने दी गई तो फिर हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। ये एक धमकी अमेज अंदाज है। पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, पाकिस्तान इसको किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब इमरान खान साहब के पास जो मैसेज आता है वो जाहिर है अमेरिका से फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद तक जो मैसेज आता है वो साइफर्ड होता है, और वहां पे उसको डी साइफर करके
नीड टू नो बेसिस पे जिन जिन ऑफिसेस हैं उनको वो जाना चाहिए। उनमें एक प्राइम मिनिस्टर भी है, आर्मी चीफ है, प्रेसिडेंट है, फॉरेन मिनिस्टर है, इन लोगों तक जाना चाहिए, वो उन तक पहुंचा दिया जाता है। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में बड़ा जिक्र किया गया कि इमरान खान ने शायद कोई पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिक्योरिटी लीक कर दी या ब्रीच कर दी। देखिए, साइफर का जो मैसेज इमरान खान के पास पहुंचा, अगर वो मैसेज किसी दुश्मन के हाथ में भी चला जाए, डिसाइफर्ड वो था प्लेन इंग्लिश में, अगर वो दुश्मन के हाथ में भी चला जाता है तो दुश्मन उसका फायदा सिर्फ एक सूरत में ले सकता है, अगर दुश्मन के पास उन दिनों के, क्योंकि ये जो साइफर की कोडिंग होती है ये एक जैसी नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है। अगर उन दिनों के लिए सपोज कर लेते हैं कि ये 3 दिनों के लिए एक ही तरह के कोड यूज हुए, अगर उन 3 दिनों के कोड भी उनके पास पहुंच जाते हैं और उनके डी कोडिंग भी उनके पास पहुंच जाती है और उनके पास मौजूद होती है, तो फिर वो इस साइफर को जो डिसाइफर्ड कॉपी है इसको फिर अगेन कन्वर्ट करके वो जान सकते हैं कि ये किस चीज के लिए क्या सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे थे। और अगर वो जान जाते हैं और फिर उनके पास बाकी जो मैसेजेस गए हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एम्बेसियों से, वो उनके पास होते हैं, तो वो जान सकते हैं कि किस किस मुल्क से पाकिस्तानी एम्बेसी ने क्या क्या मैसेज भेजा था, एक्चुअल उसका मतलब क्या था, उसका मीनिंग क्या था, सिर्फ उन 3 दिनों के लिए या 2 दिनों के लिए या 1 दिन के लिए, जबकि ऐसा नामुमकिन चीज है। बहरहाल ये नुकसान हो सकता था अगर ऐसा होता, जो कि ऐसा नहीं है। और फिर इमरान खान का जो काफी जाती है वो उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाते हैं जिसमें तीनों आर्मी चीफ्स फोर्सेस के चीफ्स होते हैं, आईएसआई चीफ होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होता है, इंटीरियर मिनिस्टर होता है, हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वहां पे ये फैसला होता है इस सारी चीजों के ऊपर, यूनानिमस डिसीजन कि ये एक बहुत एक थ्रेटनिंग इसमें वर्ड यूज किए गए हैं पाकिस्तान के लिए, धमकी अमेज हैं, और ये ब्लेटेंट हमारे जो इंटरनल मामलात हैं उसमें मुदाखलत है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि ये जो आ रही है इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मूव, अगर ये नहीं पास होती तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर पास हो जाती है तो फिर इसको माफ कर दिया जाएगा। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान इसको किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और इसी बेस के ऊपर उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उनको इस बात का फैसला करती है कि अमेरिका को डिमार्श किया जाएगा, और वो किया भी जाता है। उसमें साजिश का कोई लफ्ज नहीं था, उसमें धमकी का लफ्ज जरूर था, और धमकी का उन्होंने सबने इकरार भी किया। अब होता यह है कि वो लेटर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को आता है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को आता है, असूलन उसको कुछ दिनों के बाद या जो भी उसका एक पीरियड है उसके बाद उसको फॉरेन ऑफिस को वापस कर दिया जाना चाहिए। अब वापस क्या प्राइम मिनिस्टर खुद दे के आता है या उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सुबह उठे और आके पीए को बुला के गए कि ये वापस दे के आओ और मुझे बताओ? नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक अपना सिस्टम है, ऑफिस का एक अपना सिस्टम है, जिसमें जो हमारे उसमें जो बने थे वादा माफ गवाह, उन्होंने जो रोल प्ले किया ये उनका काम था ज्यादा, बिकॉज ही वॉज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, कि वो जो लेटर आया है, जो साइफर आया था, वो वापस जाना चाहिए। और अगर आप ये समझते हैं कि जी अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात खराब हुए या उस पर असर पड़ा, तो फिर ये तो सारी डिफेंस काउंसिल जो हमारी बनी हुई है ये उनका काम था, ये उन्होंने इस पे क्यों एक्शन लिया? वो कहते थे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि सर इसमें हमारे तल्लुकात खराब हो सकते हैं, इस पे हमें कोई डिमार्श नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं करनी चाहिए। और ये डिमार्श का ये फैसला एक दफा नहीं, ये नई गवर्नमेंट आती है शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब फिर एक दफा एक मीटिंग बुलाते हैं और उसमें ये साइफर दोबारा डिस्कस होता है। बात अगेन उसी रिजल्ट पे पहुंचती है कि यस ये थ्रेटनिंग था, ये हमारे मुदाखलत थी, ये नहीं होना चाहिए था, इसको डिमार्च किया गया, ये बिल्कुल ठीक था। वहां पे भी ये बात नहीं होती कि ये क्यों हुआ है,
تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جب یہ بات کی گئی کہ ان کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، میرا خیال ہے دیٹ از ریڈیکولس. اس سائفر کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی کوئی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہو، پاکستان کے کوئی ایسے راز باہر نکلے ہوں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے. دس واز آل ان، جو میں بڑے کم اگر اور بڑے مائلڈ لفظوں میں بھی اگر کہوں، ریڈیکولس. یہ ایک پولیٹیکل پنشمنٹ ہے، یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے جس میں یہ ثابت کیا جانا تھا کہ عمران خان ایک اچھا ریسپانسبل اسٹیٹس مین نہیں ہے، ایک قومی لیڈر نہیں ہے، اور اس پہ اعتبار نہیں کیا جانا چاہیے. یہ تھا اس کا سارا مقصد، اور عمران خان کو اس سین سے، اس الیکشن سے دور کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے. ناکام میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ اتنے بڑے لیڈر کو، اتنے مقبول لیڈر کو کسی بھی طریقے سے آپ الیکشنئرنگ سے یا لوگوں سے یا اس حکومت کرنے کے حق سے دور کر سکتے ہیں، محروم کر سکتے ہیں. یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. جس ملک میں لا اینڈ آرڈر نہ ہو، جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو، اور جس ملک میں عدالتیں اس انداز سے آپریٹ کرتی ہوں، سزائیں دیتی ہوں، وہاں کا اللہ ہی حافظ ہے. اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی پھر.